चलो जी, बहुत बहुत धन्यवाद आप सबको। लोकतंत्र में सत्ता और विपक्ष दो पहिए होते हैं, उसके पर ही लोकतंत्र चलता है। जो सत्ता में होते हैं वो सरकार चलाते हैं, और जो सत्ता में नहीं रहते हैं, विपक्ष में होते हैं, सरकार को रचनात्मक सहयोग करते हैं। और सरकार अगर कहीं रास्ते से भटक जाए तो उसको रास्ते पर लाने की भी वो कोशिश करती है और उनको समय समय पर याद दिलाती है। ये डेमोक्रेसी का, लोकतंत्र का यही बड़ी खूबसूरती है। जो कि अब दोनों पहिया ठीक से काम करे तभी तो गाड़ी, साइकिल आगे बढ़ेगी, चलेगी। और झारखंड में जो हेमंत सोरेन के नेतृत्व में 2019 के दिसंबर में सरकार गठित हुई, अब 2022 का दिसंबर भी आने ही वाला है, अब नवंबर है, यानी कुल मिलाकर के आप जोड़े तो आप 3 साल सरकार को बने हुए हुआ। भारतीय जनता पार्टी लगातार रचनात्मक, जिसको कहते हैं, सहयोग करते रही। कहीं सरकार अपनी राह से भटकती हुई हम लोगों ने देखा तो सड़कों पर भी हम सब लोग आंदोलन किए, या कभी कभी प्रेस के माध्यम से भी सरकार को हम लोग सचेत करते रहे, सूचित करते रहे। और आप सब लोगों के संज्ञान में है, हमने तो लगातार सरकार अच्छी ढंग से काम करे, सरकार से कहीं गड़बड़ी हो रही है, चूक हो रही है तो सरकार को हम हिदायत देते रहे, सरकार को हम पत्र भी हम लिखते रहे। ये अलग बात है, उस पत्र लिखना भी सरकार को अच्छा नहीं लगा। उसके बारे में भी आप सब लोगों ने देखा कि हमें तरह तरह के उसको गाली देते रहते हैं लोग। तब भी हम मानते हैं कोई बात नहीं, डेमोक्रेसी में सब होता है। वो भी हम लोगों के लिए, हमारे लिए एक ऊर्जा का काम करता है, ताकत का काम करता है। और पत्र ही नहीं लिखे, बल्कि हमने समय समय पर मोबाइल में भी, व्हाट्सएप में, या क्या कहते हैं, ट्विटर में, फेसबुक में लिख करके हमने मुख्यमंत्री को या संबंधित विभाग को भी हम उसमें टैग करते रहे। ये इसलिए हम टैग करते रहे ताकि सरकार के संज्ञान में सारी बातें आ जाए और सरकार ठीक प्रकार से काम करे। लेकिन वो भी उन लोगों को अच्छा नहीं लगता है। लेकिन उनको अच्छा लगे अथवा ना लगे ये हमारा विषय नहीं है, हमारा ये धर्म है यार, हमारा ये दायित्व तो बनता है अपोजिशन में रह करके। भारतीय जनता पार्टी अपोजिशन में है तो हम लोगों का दायित्व तो बनता है, धर्म बनता है, राजहित में है भाई, सरकार को उससे आगाह करते रहना। अगर आप सबको 2-3 घटनाओं की हम जरूर उल्लेख करना चाहेंगे। आप सब याद करिए, आज जो लोग उनके विधायक प्रतिनिधि वगैरह जो जेल में बंद है, या बिचौलिया करिए, कोई दलाल है या क्या संबंध है उनसे, ये तो हेमंत सोरेन ही बताएंगे। मैं उस पर आगे जाने से पहले मैं ये कहूँगा कि आप सबको ध्यान में होगा, जब उनके विधायक प्रतिनिधि की गिरफ्तारी हुई और ईडी ने चार्जशीट दाखिल की, और उस चार्जशीट में साहेबगंज से, मतलब इलीगल जिसको कहते हैं, उत्खनन हुआ तो 1000 करोड़ का उन्होंने उल्लेख किया है। मैंने इसलिए इस बात को उल्लेख कर रहा, आप सबको ध्यान में होगा, 1.5 साल पहले, शायद आप 2 साल हो रहा होगा, अभी याद नहीं है बिल्कुल तारीख, आप सब लोग उसको देख लेंगे। हमने हेमंत सोरेन जी को पत्र लिखा था, और चूंकि झारखंड से बिहार को पत्थर जाता था तो बिहार के मुख्यमंत्री को भी हमने पत्र लिखा था। और हम लगातार राज्य में प्रवास करते हैं, दौरा करते हैं, तो जानकारियां मिलती रहती है, लोग आते हैं, आकर के भी लोग बताते हैं किस प्रकार से वहाँ इल्लीगल, अवैध उत्खनन हो रहा है पत्थर की, और उसकी ढुलाई
जल मार्ग से ही हो रहा है, ट्रेन से भी है और सड़क से भी है। सड़क मार्ग से किस प्रकार से हो रहा है वो हमारी बात छोड़ दीजिए, उन्हीं के विधायक लोविन जी ने भी आवाज़ उठाए थे, विधानसभा में भी आवाज़ उठाए थे। और हमने जो पत्र लिखा था, हमने कहा था कि भाई यहाँ से किस प्रकार से इलीगल जहाज से पत्थर को पार कराया जाता है। एक तो जो चिन्हित किया हुआ जो घाट है उससे छोड़ करके दूसरी जगह से जो शॉर्टकट रास्ता जिसको बोलते हैं अपना करके, फिर जो नियम था कि सूर्यास्त से सूर्योदय तक अर्थात रात में शाम से सुबह तक उस जहाज नहीं चलेगी, लेकिन 24 घंटा उसको चलाया जाता था। फिर हम सब लोगों को पता है कि कोई भी गाड़ी, कोई भी व्हीकल्स होता है, चाहे वो जहाज हो, चाहे पानी जहाज हो, चाहे हवाई जहाज हो, चाहे ट्रेन हो या बस हो या छोटी गाड़ी हो। हम सब लोग गाड़ी में चढ़ते हैं, मोटरसाइकिल, उसमें भी है कि भाई कितने लोग उसमें सवारी चढ़ सकते हैं, कितनी वजन लेंगे, सब चीज़ लिखा हुआ रहता है। लेकिन उसमें भी मतलब इनको भी हमने व्यक्त किया था और आप सबको पता है कि चिट्ठी जब हमने लिखा और 1.5 साल के बाद वही घटना घटित हुई जिसको हमने इंगित किया था उस समय। मैंने इसलिए इस बात को कहा, यहाँ आज मैं उद्धृत कर रहा हूँ, अगर राज्य के मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन जी उसी समय अगर संज्ञान लेते, उसी समय कार्रवाई की होती वहाँ के माइनिंग विभाग के अफसरों के ऊपर, वहाँ के डीएम के ऊपर, तो आज ये दिन देखना नहीं पड़ता हेमंत सोरेन जी को। लेकिन उन्होंने कुछ भी संज्ञान नहीं लिया। उनको लगा कि शायद हम कोई सड़क छाप या ऐसे ही कोई जाते, हम तो कहते हैं सड़क छाप भी लोग होते कोई, भाई उनकी भी पात्र संज्ञान लेना चाहिए, सरकार को देखना चाहिए। जो व्यक्ति चिल्ला रहे हैं, जो व्यक्ति पत्र लिख रहे हैं, उस बारे में देखना चाहिए कि भाई सच्चाई क्या है, उस पर जांच करानी चाहिए, लेकिन कुछ नहीं कराए। आप सब लोगों का और ध्यान में होगा, हमने कई एक दफ़ा उस सारी चीज़ों को ट्वीट भी किया, बोलते भी रहा हूँ। 2 बार पुलिस उपाधीक्षक यानी डीएसपी स्तर के पदाधिकारियों का ट्रांसफर होता है और उसको विलोपित भी किया जाता है। तो हमने कहा था कि भाई हम तो राज्य के मुख्यमंत्री रहे हैं, हमको पता है कि ट्रांसफ़र किस प्रकार से होता है, क्या प्रोसेस होता है उसमें से। निश्चित रूप से अगर पुलिस विभाग का ट्रांसफ़र होता है इधर से उधर, तो अगर इंडिविजुअल फाइल तैयार होता है तो डीजी फाइल तैयार करते हैं, डीजी फिर होम सेक्रेटरी को भेजेंगे, फिर होम सेक्रेटरी के से चीफ सेक्रेटरी के पास जाएगा, चीफ सेक्रेटरी फिर क्या बोलते हैं विभाग के जो मंत्री होंगे, यहाँ तो विभाग और मुख्यमंत्री दोनों वही थे, तो वहाँ विभाग के मंत्री के पास जाएगा। अगर विभाग और सीएम अलग अलग होंगे तो फिर सीएम के पास फिर जाएगा, उसके बाद विभाग के मंत्री के पास, और फिर जब हस्ताक्षर हो जाएगा तो फिर उसी रूट से वापस फिर गृह विभाग को लौटेगी और वहाँ फिर नोटिफिकेशन वहीं से जारी हो जाएगी। एक तो ये रास्ता है, या फिर सभी अफसर सभी यानी मुख्यमंत्री डीजी को भी बुला लेंगे और होम सेक्रेटरी को भी, चीफ सेक्रेटरी को भी एक साथ बैठ करके फाइल वहीं तैयार किया, सबका वहीं दस्तखत हो गया और फिर होम सेक्रेटरी जा करके उसको नोटिफाई कर देंगे। 2 ही रास्ता था। लेकिन जब नोटिफाई होने के बाद अगर पूरे के पूरे ट्रांसफर को ही विलोपित किया जाता है तो इसका अर्थ है कि इन लोगों के इतर भी कोई सत्ता काम करती है जो इन लोगों से भी प्रभावशाली है, जिसको आप बिचौलिया कह सकते हैं, दलाल कह सकते हैं, जो भी कह सकते हो। हमने उस वक्त भी इन सारे बिंदुओं को मैंने उठाया था सवाल कि भाई इस प्रकार से अगर सरकार चल रही है, इसका मतलब मुख्यमंत्री लाचार और बेबस जिसको बोलते हैं है, और मुख्यमंत्री के इतर कोई बैठ करके लोग सत्ता को संचालित कर रहे हैं, और तभी इस प्रकार का काम होता है, नहीं तो फिर हो ही नहीं सकता है। तो मैं कह रहा था कि भाई अगर हमने इन सारी चीज़ों की उस समय भी आवाज़ हम उठाते रहे कि भाई ये गलत हो रहा है और मुख्यमंत्री को संभल जानी चाहिए,
लेकिन मुख्यमंत्री लगता है कि सारे कुछ उन दलाल और बिचौलियों के हाथों ही छोड़ रखे हैं। अब उसका परिणाम आप सब देख रहे हैं क्या हो रहा है। और अब जब सब लोग पकड़े जा रहे हैं, लोग जेल जा रहे हैं, उनसे पूछताछ हो रही है। अब स्वाभाविक है क्योंकि ये सारे लोग, इतनी सारी जो गड़बड़ी हुई, आपने देखा कि एक दलाल के घर में 2-2 AK-47 मिलता है। तो भाई अगर जो सीएम की सिक्योरिटी में जो कांस्टेबल जो पदस्थापित है AK-47 के साथ, उस कांस्टेबल की AK-47 एक दूसरे व्यक्ति के यहां कैसे मिलेगा? अगर वो मिलता है तो या तो गलत है, या तो ये गलत है, या तो वो गलत है। इसका मतलब है कि मुख्यमंत्री से भी ये लोग प्रभावशाली हैं, अपने ढंग से सत्ता को चलाना चाह रहे हैं और चला रहे हैं। तो इसका कीमत तो मुख्यमंत्री को चुकाना ही पड़ेगी, उसकी जवाब तो उनको देना ही पड़ेगा। और आज आपने देखा कि जब ईडी ने उनको सम्मान किया, पूछताछ के लिए उनको चिट्ठी भेजा, तो उनको बड़ी तकलीफ हो रही है। अब वो कह रहे हैं कि भाई हम आदिवासी हैं। भाई आदिवासी हैं तो आदिवासी को झारखंड को लूटने की उनको कोई लाइसेंस तो नहीं मिला है। उनको सरकार चलाने का लाइसेंस भी जनता ने उनको दिया है, मैंडेट। अब सरकार चलाइए। ये जितनी जो प्रॉपर्टी है, प्राकृतिक संपदा है, सरकार तो एक कस्टोडियन होता है, उसको ठीक प्रकार से आप चलाइए। लेकिन आप अगर इसको लुटाइएगा तो फिर भारतीय जनता पार्टी चुप नहीं रह सकती है, आंदोलन करेगी, जनता भी चुप नहीं रहेगी। अब उनको आदिवासी याद आ रहा है। भाई कौन से आदिवासी? लूटा तो इन लोगों ने। कौन लूटा है? उन लोगों का नाम आप सबको पता है, कौन कौन लोग जेल में है, कौन सा वो गरीब है। तो ये जो आज इस प्रकार की स्थिति, और उसके बाद आप देख रहे होंगे कैसे धमकी दे रहे हैं। तो मुझे लगता है कि हेमंत सोरेन जी को कानून का पालन करना चाहिए। और ये जो धमकी देना कि भाई कोई जुलूस प्रदर्शन करेगा, देखना कौन है वहाँ पर बैठे, उसके हम ये करेंगे। भाई हर कोई जानता है कि 3 वर्षों से क्या कर रहे हैं, किस प्रकार से। और हमने यही बात बार बार हम कहते रहे, भाई जिसका काम था, पुलिस प्रशासन का काम था अपराधियों को पकड़ना, गलत कर रहे हैं उसको पकड़ना, उसको सजा देना। लेकिन ये काम ना करवा करके इनको टूल की तरह यूज करते थे। सरकार के विरोध में अगर कोई आवाज उठा रहे हैं, उनके ऊपर तरह तरह के केस में उसको फंसा देना। किसी से छुपा हुआ नहीं है, चाहे देवघर हो, चाहे रांची हो, चाहे संथाल प्रकरण हो। हम तो एक एक केस, चूंकि यहाँ मैं उन केसों की मैं अभी उल्लेख नहीं करना चाहता हूँ, जब मौका मिलेगा तो मैं जरूर उल्लेख करूंगा। भाई जिन लोगों ने सरकार को लीक करके देते हैं, थाना को लिख के देते हैं, सीओ को लिख करके देते हैं, डीसी को लिख करके देते हैं, ये गड़बड़ी हुआ है, उस पर कार्रवाई नहीं करते। कार्रवाई बल्कि उन लोगों के ऊपर जो कंप्लेनर होते हैं उनके ऊपर तरह तरह के केस करके उनको फंसा देना, चाहे वो जेल में डाल देना। ये काम हो गया फितरत इनका। भाई अब ये बहुत दिनों तक नहीं चलेगी। और लोकतंत्र में जो कानून है उसका हर किसी को सम्मान करना चाहिए। और मैं तो आज कांग्रेस के साथ मिलकर सरकार चला रहे हैं। याद करिए, आज देश के जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी है, जब मुख्यमंत्री थे उस समय क्या कहते हैं, एटीएस क्या बोलते हैं उसको, एसआईटी के सामने 10-10 घंटा तक उनको पूछताछ हुई है। कोई ऐसा थोड़ो है, कभी कोई मोदी जी ने तो कभी कोई ये नहीं कहा कि भाई हम नहीं जाएंगे, नहीं ये करेंगे। और सदैव लोगों ने कानून का पालन किया है। बीजेपी के कोई लीडर आप याद करिए, मैं तो अडवाणी जी का भी याद करिए, उस समय उनके ऊपर छोटा सा करप्शन का आरोप लगा, पार्लियामेंट से रिजाइन दे करके चले गए। उन्होंने कहा कि दोष मुक्त होंगे तभी हम पार्लियामेंट पर कदम रखेंगे। तो भारतीय जनता पार्टी ने हर हमेशा कानूनों का पालन किया है। और आज अगर ये करप्शन में बुरी तरह से डूबे हुए हैं, लूट रहे हैं राज्य को, तो इनसे तो पूछताछ होगी ही।
और हमने तो कहा कि भाई हमने जब पत्र लिखा मुख्यमंत्री को, हम तो कहते हैं कि भाई ईडी को पूछना चाहिए इनको, भाई अगर हमने 1.5 साल पहले पत्र लिखा था कि साहेबगंज गंगा में किस प्रकार से वहां पर पत्थर का इलीगल माइनिंग हो रहा है, आखिर इन्होंने मुख्यमंत्री ने कार्रवाई क्यों नहीं किया? तो ये जो स्थिति है पूरे लूट जिसको बोलते हैं मचाए हुए है, और आज उनको आदिवासी याद आ रहा है। वो लोग तरह तरह की बातें बोल रहे हैं, बीजेपी के वर्करों को धमकी दे रहे हैं। भाई बीजेपी के वर्कर तो लोकतंत्र तरीके से आंदोलन करती रहे, आज से नहीं वर्षों से करती रही है। किसी के ज़माने में कोई कभी हम लोग कोई डरे नहीं और उससे कोई विचलित नहीं हुए, और इसलिए हम कहेंगे कि विनम्र होकर के हेमंत सोरेन जी को ईडी के समक्ष प्रस्तुत होना चाहिए, और नहीं तो उन्हीं के सहयोगी दल के एक लीडर का आप देख रहे होंगे ना, वो भी इसी प्रकार से बोलते थे। उसका हश्र अभी तक वो जेल यात्रा, जेल से अंदर जेल से बाहर यही होते रहता है, अंदर बाहर। तो आगे इनके साथ भी यही ना हो जाए। तो इसलिए आज जो जिस ढंग से उन्होंने धमकी दे रहे हैं, तो हमें लगता है कि लोकतंत्र की मर्यादा से वो बाहर जा रहे हैं। भाई इसको ध्यान रखना चाहिए उनको। भाई संवैधानिक के पद पर बैठ करके अगर ये आह्वान करना कि उन लोगों को सूची बनाना, उनको चिन्हित करना, भाई सूची बनाना क्या, हम ही लोगों को कह दे कि भाई कौन कौन लोग कहाँ रहे, हम ही लोग वीडियो बना करके भेज देंगे सीएमओ को, कौन सी उसमें बड़ी बात है। आजकल तो सब मीडिया वालों तो सब जगह रहते ही हैं। अब 7 तारीख से हमारा सारे ब्लॉकों में धरना प्रदर्शन होने वाला है। अब उतना इनको काहे मशक्कत कर रहे हैं अपने वर्करों को, मीडिया वालों से ही मंगा ले, सब लोग तो दिखाते ही हैं सूची। और आप लोग भी कहेंगे कि इस बार आप लोग थोड़ा सा धूम धड़ाका से अखबार में भी छापिए, ताकि हेमंत सोरेन के पास रोज पहुंचे हम सब लोगों का फोटो, हमारे वर्करों का फोटो, देखेंगे वो क्या करते हैं कार्यकर्ताओं को। टेलीविजन में भी आप सब लोग पूरा इस बार दिखाना, इस बार कंजूसी मत करना, क्योंकि उनको थोड़ा मेहनत कम हो जाए। आप लोग थोड़ा मेहनत कर दीजिए हम लोगों की ओर से, हेमंत सोरेन के काम को हल्का कर दीजिए। हम इसलिए आज आप लोगों को हमने बुलाया है। 7 तारीख से ये जो अभियान चलेगी प्रखंड में जब पूरा हो जाएगा तो फिर जिला में प्रदर्शन होगी। और इसलिए हम कह रहे हैं कि आप पहले तो हमको ये जानकारी मिलते थे कि नहीं भाई नहीं छपे, फोटो नहीं दिखाना है, तो मुझे लगता है कि इस बार आप लोगों को ये नहीं कहेंगे, क्योंकि उनको भी सुविधा होगी। और आप लोग इतना काम उनका जरूर सहज कर दीजिए, सरल कर दीजिए कि सबका फोटो आ जाए, बढ़िया से छप जाए वहाँ पर। तो ये जो इस राज्य में पूरे तो 3 वर्षों तक यही करते